नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज। हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज के अंतर्गत आज इस लेक्चर में भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कैसे होता है और उनका विस्तार भारत में कैसे करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में हमने पहले 2 लेक्चर में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उनका अध्ययन किया था। और आज हम फ्रांसीसियों का भारत में आगमन का अध्ययन करेंगे। साथ ही जब यहाँ पर 2 यूरोपीय शक्तियाँ आ जाती है भारत में साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो दोनों के बीच युद्ध भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो उन युद्धों को बोला जाता है कर्नाटक के युद्ध। तो 3 कर्नाटक में युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उन तीनों कर्नाटक के युद्धों का भी इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और अंत में हम इस टॉपिक से आईएएस, पीसीएस परीक्षाओं में पहले किस प्रकार से प्रश्न बनते आए हैं उनको भी हल करेंगे। 1664 में जो फ्रांस का सम्राट था उसका नाम था लुई 14 और उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट। 1664 में कोलवर्ट लुई 14 को सलाह देता है कि हमें एक कंपनी की स्थापना करनी चाहिए जो कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे। इस सलाह को लुई 14 मान लेता है और एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखते हैं कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस। तो ये एक फ्रेंच भाषा में है क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ये एक सरकारी कंपनी थी। यदि हम सिंपल भाषा में इस कंपनी का नाम कहें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। तो ये कंपनी चूँकि सरकारी कंपनी थी और हमने जब पहले लेक्चर में अध्ययन किया था तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह प्राइवेट कंपनी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी जबकि फ्रांसीसी सरकारी कंपनी थी। ठीक है। और 1664 में इस कंपनी की स्थापना हो जाती है। जब फ्रांसीसियों का भारत में आगमन हो जाता है तो 1668 में ये अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित कर देते हैं। तो 1668 में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित कर देते हैं। आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने भी जो पहला कारखाना स्थापित किया था वह सूरत में ही किया था। उसी प्रकार फ्रांसीसी भी पहला कारखाना सूरत में ही स्थापित करते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद 1669 में गोलकुंडा की रियासत के सुल्तान से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकार पत्र लेती है और अपना दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना यानी दूसरे कारखाने की स्थापना मसूलीपट्टनम में कर देती है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अंग्रेजों ने भी पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था और दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। और फ्रांसीसियों ने भी पहला कारखाना सूरत में और दूसरा मसूलीपट्टनम में किया था। तो इस प्रकार से इसमें एक समानता भी दिखाई देती है। फ्रांसीसियों की जो महत्वपूर्ण कोठी थी भारत में वह थी पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की जाती है। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के डायरेक्टर फ्रैंको मार्टिन ने बालीकोंडापुरम के सूबेदार जिसका नाम था शेर खान लोदी उससे कुछ गांव प्राप्त किए थे और उन्हीं गांवों को मिलाकर पौंडीचेरी की स्थापना की थी, पौंडीचेरी का निर्माण किया था। और इसी पौंडीचेरी में एक किले का निर्माण किया था जिसका नाम था फोर्ट लुई। और लुई इसलिए नाम रखा क्योंकि फ्रांस का जो उस समय सम्राट था उसका नाम था लुई। इसलिए पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने जो कारखाना या किला स्थापित किया था उसका नाम रखा था फोर्ट लुई, ताकि जो व्यापार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है तो सामग्री का भंडार गृह इस फोर्ट लुई में बना सकती थी। साथ ही उनके जो ऑफिसर थे उनके दफ्तर और उनके आवास की व्यवस्था इसमें रहती थी और साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी इस फोर्ट लुई में हो जाती थी। इस प्रकार पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों के द्वारा की जाती है। फ्रांसीसियों ने एक और महत्वपूर्ण कोठी की स्थापना की थी, वह थी चंद्रनगर की कोठी। 1673 में शाइस्ता खां जो कि बंगाल के नवाब थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे एक जगह किराए पर लेती है और वह थी चंद्रनगर जो कि बंगाल में पड़ता है। और उसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट ऑरलियंस का निर्माण करती है। तो
पौंडीचेरी में भी एक फोर्ट का निर्माण होता है, साथ ही चंद्रनगर में भी फोर्ट का निर्माण कर देते हैं। तो फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो दो महत्वपूर्ण कोठियाँ थी वह थी पौंडीचेरी और चंद्रनगर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगातार विस्तार की नीति को अपनाती है और 1721 में मॉरिशस में अपना विस्तार कर लेती है। मॉरिशस एक देश है वर्तमान में भी जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पर 1721 में अपनी अधिकार स्थापित कर लेती है। 1725 में माहे एक जगह है केरल के पास, उसमें भी अपनी अधिकार जता लेती है। 1739 में कारिकल पर अधिकार कर लेती है, तमिलनाडु के पास एक जगह है। इस प्रकार लगातार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में अलग अलग जगहों पर विस्तार होता जाता है। और चूंकि फ्रांसीसी थे वो शुरुआत में आते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है व्यापारिक लाभ कमाना। लेकिन जब वो भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ जाती है और वह राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल देना प्रारंभ कर देते हैं। चूँकि भारत में पहले से ही अंग्रेज मौजूद है और फ्रांसीसी मौजूद है, तो दोनों ही साम्राज्यवादी ताकतें हैं, विस्तार करना चाहती है और भारत पर राजनीतिक अधिकार जताना चाहती है। अब दोनों यदि अधिकार जताना चाहती हैं तो दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और उसी संघर्ष को हम कहते हैं कर्नाटक के युद्ध। पुडुचेरी की वर्तमान स्थिति को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा और आज़ादी के समय के बाद तक उनका अधिकार क्षेत्र वहाँ पर रहा था, इसलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो वर्तमान में पुडुचेरी में 4 क्षेत्र आते हैं। पहला है पुडुचेरी खुद, कराईकल, माहे, यनम। तो ये 4 क्षेत्र पुडुचेरी के अंतर्गत आते हैं वर्तमान में। 1954 तक फ्रांस ने पुडुचेरी पर अपना अधिकार कर रखा था, क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ था वह 1947 में हो चुका था, लेकिन उस समय पर भारत का एकीकरण हो रहा था। लेकिन 1954 तक फ्रांसीसी अधिकार जताए हुए थे पुडुचेरी पर, लेकिन जब भारत का लगातार एकीकरण हो गया था तो उसके बाद फ्रांसीसियों ने ये समझा कि अब पुडुचेरी पर अधिकार रखना ठीक नहीं होगा और पुडुचेरी को वह भारत को सौंप देते हैं। उसके बाद 1962 तक पुडुचेरी में प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में वहाँ पर प्रशासन चलता है और उसके बाद 1962 में ही भारत के संविधान में संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन किया जाता है, जिसको बोलते हैं 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, और उसके माध्यम से पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि वर्तमान में भी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी कार्य व्यवस्था चलती है। तो ये वर्तमान स्थिति तक भारत में पुडुचेरी की स्थिति है, जिसको हमें समझना जरूरी है कि संवैधानिक रूप से उसमें किस प्रकार से गतिविधियां चली थी बाद में भी। अब हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अलग अलग जगहों पर कारखानों की स्थापना की थी, तो उनकी लोकेशन क्या है। तो भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी सूरत में अपना कारखाना स्थापित करते हैं और उसके बाद मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारखाना है उनका वह था पुडुचेरी में, यानी पौंडीचेरी, जो कि लोकेशन यहाँ पर है। और उसके बाद उनका कारखाना बंगाल में जो महत्वपूर्ण कारखाना था वह था चंद्रनगर की कोठी। तो ये चंद्रनगर यहाँ पर पड़ता है जो कि बंगाल में था। और फिर उसके बाद कारिकल और यनम और माहे, तो इन 4 जगहों पर उनकी महत्वपूर्ण व्यापारिक कोठियाँ होती हैं। तो ये भी फ्रांसीसियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में भी जो पौंडीचेरी है वह 4 जगहों से मिलकर बनता है, पौंडीचेरी, कारिकल, यनम और माहे। अब हम भारत के नक्शे में और विस्तार से पौंडीचेरी की वर्तमान लोकेशन को और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। पुडुचेरी की जो वर्तमान लोकेशन है वो ये है, मेन रूप से यहाँ पर ये पुडुचेरी है। उसके बाद इसमें अन्य जो क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है कारिकल। तो पुडुचेरी और कारिकल ये तमिलनाडु के पास में है, ठीक है। और उसके जो तीसरा क्षेत्र है वह है यनम। तो यनम आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है, जो कि पुडुचेरी का ही हिस्सा है।
और चौथा जो क्षेत्र है वह है माहे। तो माहे भी केरल के पास पड़ता है, जो कि पुडुचेरी का हिस्सा है। तो यहाँ पर इस लोकेशन को भी समझना जरूरी है। वर्तमान में क्योंकि पुडुचेरी है वह केंद्र शासित प्रदेश है और ये 4 अलग अलग जगहों पर है, क्योंकि इनको आज़ादी बाद में मिली थी फ्रांसीसियों से, इसलिए इनको अलग से मिला के इनको पुडुचेरी नाम से रख दिया था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब हम समझते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो होता है, तो संघर्ष में उन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। लेकिन इनको समझने से पहले उस समय पर जो कर्नाटक का क्षेत्र था उसकी लोकेशन को हम समझ लेते हैं, क्योंकि उस समय का जो कर्नाटक था और वर्तमान का जो कर्नाटक है वह अलग अलग स्थान पर है, तो उसको भी हम पहले समझ लेते हैं। जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के युद्ध होते हैं, तो उसमें जो कर्नाटक की लोकेशन थी वह कर्नाटक की लोकेशन ये थी। तो ये क्षेत्र कर्नाटक कहलाता था, ये वाला, ठीक है। तो वर्तमान में जो कर्नाटक है वो ये क्षेत्र है, ठीक है, जो कि पहले उस समय मैसूर था। तो कर्नाटक का क्षेत्र ये क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। तो जो कर्नाटक के युद्ध होते हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं, इसलिए उस समय का उन युद्धों को कहा जाता है कर्नाटक के युद्ध। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि उस समय का कर्नाटक का क्षेत्र और वर्तमान के कर्नाटक का क्षेत्र है वह अलग अलग है। अब हम वर्तमान के नक्शे से और समझ लेते हैं। वर्तमान में जो कर्नाटक है वो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये कर्नाटक है पूरा, और उस समय का जो क्षेत्र था कर्नाटक का वो ये था, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंतर को आप स्पष्ट कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इन कर्नाटक के युद्धों के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण रियासतों का और जिक्र होगा, जिसमें हैदराबाद का जिक्र जरूर होगा। तो हैदराबाद का ये क्षेत्र था, निजाम जहाँ पर शासन करता था, तो ये हैदराबाद का क्षेत्र है। और त्रावणकोर का भी जिक्र होगा, जो कि ये क्षेत्र है त्रावणकोर का। तो यहाँ पर उस समय ये तो कर्नाटक हो गया, ये त्रावणकोर हो गया, ये क्षेत्र हो गया मैसूर, ये क्षेत्र हो गया हैदराबाद जहाँ पर निजाम शासन करता था, और ये पूरा क्षेत्र हो गया मराठाओं का जो शासन क्षेत्र था वो ये क्षेत्र था, और यहाँ पर उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र था ये क्षेत्र वाला, ठीक है। और ये बंगाल का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से उस समय का जो मैप है उसकी लोकेशन को हमें समझना जरूरी है ताकि हम उसमें डिफरेंस कर सके। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसके अंतर्गत हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, तात्कालिक कारण क्या था, इसकी प्रक्रिया क्या रही, इसके बाद उसकी संधि क्या हुई और उसके परिणाम क्या रहे, और उसके बाद भारत पर और अंग्रेज और फ्रांसीसियों पर इसके प्रभाव क्या रहे, इसका हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो सेंट टोमे का युद्ध और प्रथम कर्नाटक युद्ध दोनों का नाम सेम है, तो इसको भी हमें कभी कभी कंफ्यूज नहीं करना है। प्रश्न में यदि सेंट टोमे का युद्ध आता है तो उसमें ये समझ जाना है कि इसका मतलब प्रथम कर्नाटक के युद्ध के संबंध में पूछा जा रहा है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के पृष्ठभूमि को यदि हम समझे तो इसकी पृष्ठभूमि का जो निर्माण हुआ था, जो महत्वपूर्ण इसका कारण था, वह था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और ऑस्ट्रिया को आप ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत करना। ऑस्ट्रिया एक यूरोप में एक देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग एक महाद्वीप है। तो यहाँ पर इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया की बात हो रही है जो कि यूरोप में स्थित है। तो चूंकि उस समय यूरोप में भी राजाशाही चलती थी। अब राजाशाही में एक बड़ी समस्या होती है, जब किसी राजा की मौत हो जाती है या उसको शासन से हटा दिया जाता है तो वहाँ पर उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बीच संघर्ष पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ पर किसी न किसी जो आसपास के देश होते हैं, जो राजा महाराजे होते हैं, तो वह अपने अपने स्तर पर पड़ोसी देशों के शासक बनाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार अंग्रेज ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में चाहते थे कि उनके हिसाब से बने और फ्रांसीसी चाहते थे कि उनके हिसाब से बने। तो इसी संबंध में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध के संबंध में विवाद को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष हो जाता है। यूरोप में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में भी लड़ रहे हैं
और चूंकि भारत में भी ये साम्राज्यवादी विस्तार के लिए आ चुके थे, तो यहाँ पर भी आपस में लड़ते हैं। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था उसको हम समझते हैं। उस समय यह हुआ कि अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन वार्नेट, इसके द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया जाता है। अब जैसे ही कब्जा ये अधिकारी करता है तो उसके बाद फ्रांस भी उसकी प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो फ्रांस की ओर से प्रतिक्रिया आती है, जिसमें भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था डुप्ले, तो इसने, क्योंकि ये भारत में ही गवर्नर था, तो इसने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था ला बोर्डोने, इसकी सहायता ली और मद्रास पर कब्जा कर लिया। क्योंकि उस समय पर मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो अंग्रेजों की बस्ती है वहाँ पर बसी हुई थी। अब जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है वह मद्रास पर अधिकार कर लेता है। अब ये युद्ध प्रारंभ एक तरीके से हो जाता है। चूँकि मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है और वहाँ पर भी फ्रांसीसियों का ही अधिकार है, और वहाँ का जो गवर्नर है उसका नाम था ला बोर्डोने। तो यहाँ पर भारत का फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम डुप्ले और मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम था ला बोर्डोने, तो इन दोनों ने आपस में मिलकर जो अंग्रेजों की बस्ती बसी हुई थी, कारखाना स्थापित कर रखा था अंग्रेजों ने मद्रास में, तो दोनों मिलकर इस पर कब्जा कर लेते हैं। अब युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक तरफ होते हैं फ्रांसीसी सेना और दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज उस समय एक चालाकी करते हैं, और चालाकी इस प्रकार करते हैं कि जो कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक की लोकेशन आपको मैंने बताई थी, तो कर्नाटक का नवाब उस समय था अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन है, अंग्रेज है, अनवरुद्दीन से सहायता मांगते हैं, और सहायता मांगते हैं तो अंग्रेज खुद युद्ध नहीं करते, बल्कि अंग्रेजों की ओर से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो युद्ध हो रहा है वह फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब की सेना के बीच हो रहा है, ठीक है। और इस युद्ध में जो परिणाम आता है वह ये आता है कि फ्रांसीसी इसमें जीत जाते हैं और कर्नाटक का नवाब जो कि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था वह हार जाता है। अब इसमें जो मुख्य कारण होता है कर्नाटक के नवाब के हारने का, वह होता है तोपखाना, क्योंकि फ्रांसीसी सेना के पास आधुनिक तोपखाना था। अब आधुनिक तोपखाना और कर्नाटक की जो नवाब की सेना थी वो परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ रही थी, तो तोपखाने की वजह से कर्नाटक के नवाब की सेना हार जाती है। तो यहाँ पर ये मुख्य कारण तोपखाना इस युद्ध का परिणाम तय करता है। जब अंग्रेज इस युद्ध को हार जाते हैं तो उसके बाद संधि होती है। क्योंकि इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ था वह यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के हिसाब से हुआ था। तो जब 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो उसके बाद भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध विराम हो जाता है और उसके बाद संधि होती है। उस संधि को कहा जाता है एक्स-ला-चैम्पेल की संधि, और ये यूरोप में स्थित है ये जगह। तो 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक्स-ला-चैम्पेल की संधि होती है। इस संधि को भी हमें याद रखना है क्योंकि प्रश्न के रूप में डायरेक्ट आ जाता है। इस संधि के अंदर जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि जो मद्रास है, चूँकि उस पर पहले अंग्रेजों का अधिकार था, और जब डुप्ले मद्रास पर अधिकार कर लेता तो इसका मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है, तो मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। तो यहाँ पर जो डुप्ले ने मद्रास को अपने अधिकार में किया था अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों को उसे पुनः लौटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका में जो लुईवर्ग नाम की एक जगह थी, फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। तो यहाँ पर अमेरिका में भी फ्रांस और अंग्रेज दोनों के मध्य साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था। तो यहाँ पर भी संघर्ष चल रहा था, भारत में भी संघर्ष चल रहा था और यूरोप में भी संघर्ष चल रहा था। तो इस युद्ध के प्रावधान के अंतर्गत मद्रास को पुनः अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है और अमेरिका में लुईवर्ग फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है। तो इस युद्ध का परिणाम है वो ज़्यादा घातक नहीं होता है और दोनों पक्ष बराबर स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनको अपने अपने क्षेत्र जो अलग अलग जगहों पर उन्होंने जीते थे
उन्हें एक दूसरे को वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन इसका प्रभाव भारत पे तो निश्चित रूप से पड़ता है। और भारत पर किस प्रकार पड़ता है? भारतीय राजाओं की कमजोरियां उजागर हो गई, क्योंकि अंग्रेजों की ओर से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन लड़े थे उस युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों ने जब कर्नाटक के नवाब को हरा दिया, तो यहाँ पर जो भारतीय राजा थे, जिनकी काफ़ी बड़ी सेना होती थी लेकिन परंपरागत तरीके से लड़ती थी, परंपरागत हथियारों से लड़ती थी, आधुनिक तोप खाने उनके पास नहीं थे, तो उनकी कमजोरियां विदेशियों के सामने उजागर हो गई थी। दूसरा, आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षित और व्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय राजाओं की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है, इस बात का पुष्टि हो गई थी। क्योंकि फ्रांसीसी सेना छोटी थी लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक प्रशिक्षण दिया हुआ था पूरी सेना को, जबकि जो भारतीय राजा थे उनकी सेना परंपरागत हथियारों से और पुराने तरीकों से लड़ती थी। इसलिए इस तरह की आधुनिक जो पद्धति है उनको तवज्जो दी जाने लगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि विदेशी सेना की ये भारत में पहली विजय थी। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की सेना को हराया था। यहाँ पर विदेशी सेना की पहली विजय प्रथम कर्नाटक युद्ध के मैदान में मानी जाती है। चूंकि इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति को जीत हासिल हुई थी, अब फ्रांसीसी शक्ति का भारत में प्रभाव बढ़ जाता है, तो दक्षिणी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का जो प्रभुत्व है वह बढ़ जाता है। भारतीय राजा अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए अब फ्रांसीसी सहायता मांगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी हैं उनको राजनीतिक क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में अच्छा मानने जाने लगा था। तो यहाँ पर फ्रांसीसी शक्ति का प्रभाव है वो अधिक हो जाता है और भारतीय राजाओं की कमजोरियां उजागर हो जाती हैं। ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम अध्ययन करेंगे दूसरा कर्नाटक का युद्ध, जो कि 1749 से और 1754 के बीच लड़ा गया था। इसकी हम पृष्ठभूमि को समझेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे, इसके क्या परिणाम रहे और उसके बाद जो संधि होती है उसका भी अध्ययन करेंगे। दूसरे कर्नाटक के युद्ध की जो पृष्ठभूमि का निर्माण होता है वो भारतीय परिस्थितियों में निर्माण होता है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो परिस्थितियां बनी थी वह यूरोप के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था, जबकि दूसरे कर्नाटक युद्ध में जो पृष्ठभूमि है वो भारत में ही निर्मित होती है। अब किस प्रकार होती है हम उसको समझते हैं। दो रियासतें थी, एक तो था हैदराबाद, एक था कर्नाटक। हैदराबाद का जो संस्थापक था निजाम उल मुल्क, उसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। अब जब किसी रियासत के शासक की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर एक समस्या पैदा हो जाती है, वहाँ पर उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। उनके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा हो जाता है। जब उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा होता है तो बाहरी शक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर बाहरी शक्ति है फ्रांसीसी और अंग्रेज, तो वो इसका पूर्ण लाभ उठाने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। तो वह भी एक को अपनी तरफ कर लेते हैं, दूसरा दूसरे को अपनी तरफ कर लेता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रियासत थी वह थी कर्नाटक। अब कर्नाटक का जो नवाब था उस समय वह था अनवरुद्दीन, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ पर जो अनवरुद्दीन से पहले जो यहाँ के नवाब थे, भूतपूर्व नवाब, उसके दामाद थे, उनका नाम था चंदा साहब। अब इन चंदा साहब को उस समय तक क्या है मराठों ने जेल में बंद कर रखा था। तो 7 साल के बाद चंदा साहब को मराठों ने रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अब जैसे ही चंदा साहब को मराठों ने छोड़ा तो चंदा साहब मराठों के साम्राज्य से आ जाते हैं कर्नाटक में। अब कर्नाटक में ये आते हैं तो चूंकि अब यहाँ पर भी उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा हो जाता है, क्योंकि उस समय जो नवाब थे वे अनवरुद्दीन थे और उसके दामाद आकर अनवरुद्दीन से कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है बल्कि मेरा अधिकार है नवाब बनने का। तो यहाँ पर चंदा साहब और जो नवाब अनवरुद्दीन है उसके बीच भी कर्नाटक में संघर्ष हो रहा है।
तो यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में ही उत्तराधिकार के बारे में संघर्ष पैदा हो जाते हैं और इसका लाभ लेते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज हैदराबाद में नासिर जंग का साथ देना प्रारंभ कर देते हैं कि जो हैदराबाद का नवाब है वह नासिर जंग बनना चाहिए। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी अंग्रेजों का ही साथ दे रहा था, तो अंग्रेज फिर से वही कहते हैं कि कर्नाटक का नवाब है वह अनवरुद्दीन रहना चाहिए। लेकिन फ्रांसीसी कहते हैं कि हैदराबाद का जो नवाब है मुजफ्फर जंग बनना चाहिए और कर्नाटक का नवाब चंदा साहब बनना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संबंध में अंग्रेज और फ्रांसीसी अलग अलग लोगों का साथ देना प्रारंभ कर देते हैं और संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब 1749 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसमें अंबर का युद्ध होता है। इस अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मर जाता है। अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब था जिसका सहयोग कर रहे थे अंग्रेज। अब अनवरुद्दीन जब मारा गया तो उसके बाद कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। और चूंकि चंदा साहब का सहयोग कर रहे थे फ्रांसीसी, अब इसमें चंदा साहब काफ़ी प्रसन्न होते हैं डुप्ले से, क्योंकि डुप्ले उसकी सहायता कर रहा है जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है। उसके बाद चंदा साहब डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर पौंडीचेरी के पास एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार के रूप में प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर 1749 में जो अंबर का युद्ध होता है उसमें फ्रांसीसियों के सहयोग से चंदा साहब का अधिकार हो जाता है और चंदा साहब इससे खुश होते हैं और पौंडीचेरी के पास बहुत बड़ा क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को प्रदान कर देते हैं। उसके बाद 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग मारा गया। नासिर जंग का सहयोग कर रहे थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों का जो सहयोगी था नासिर जंग उसको मार दिया जाता है और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। और मुजफ्फर जंग का जो सहयोग करे थे फ्रांसीसी थे। लेकिन उसके बाद मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है और मुजफ्फर जंग की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद सलावत जंग को हैदराबाद का नया नवाब बनाया जाता है और ये भी फ्रांसीसियों के सहयोग से बनता है सलावत जंग भी। तो सलावत जंग जो हैदराबाद का नया नवाब बनता है तो वह भी जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था उससे काफ़ी प्रसन्न था क्योंकि उसने इसमें सहयोग किया था। तो सलावत जंग प्रसन्न होकर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था उसका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को गवर्नर बना देते हैं। तो यहाँ पर शुरुआती समय में फ्रांसीसियों का दूसरे कर्नाटक के युद्ध में सफलता मिल रही है 1749 में भी और 1750 में भी, क्योंकि हैदराबाद में भी और कर्नाटक दोनों जगह पर उनके अनुसार उन्होंने अपनी पसंद के नवाबों को वहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन उसके बाद दूसरे कर्नाटक के युद्ध में एक मोड़ आ जाता है और इस मोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्लाइव की, जो कि अंग्रेज अधिकारी है रॉबर्ट क्लाइव। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ब्रिटिश अधिकारी होता है जो शुरुआत में क्लर्क बन के आया था, लेकिन इसने इस तरह की चालाकी और कूटनीति अपनाई थी। उसके बाद ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव ने एक कूटनीति का प्रयोग किया। उस कूटनीति के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव ने तिरुचिरापल्ली पर दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी जो कि अर्काट थी उसकी घेराबंदी कर दी। उसकी घेराबंदी जब क्लाइव ने की तो तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी, क्योंकि चंदा साहब कर्नाटक के नवाब थे जिनको सहयोग मिला हुआ था फ्रांसीसियों का। लेकिन चंदा साहब की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है तंजौर के सेनापति के द्वारा। अब फ्रांसीसियों ने तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण कर दिया और इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इस युद्ध में तिरुचिरापल्ली में इनके बीच जब युद्ध होता है इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है और फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। अब क्या हुआ, इस घटना के कारण फ्रांसीसी सरकार ने
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लिया। अब इसका कारण फ्रांसीसी सरकार ने बताया कि जो फ्रांसीसी गवर्नर है भारत में डुप्ले, ये लगातार संघर्ष की नीति अपना रहा है। तो इसकी संघर्ष की नीति से जो फ्रांस की सरकार है वो तंग आ गई थी, तो उन्होंने फ्रांस में डुप्ले को वापस बुला लिया। तो ये एक बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती है, क्योंकि इस समय पर डुप्ले को वापस बुलाना एक बड़ी भूल थी फ्रांसीसी सरकार की। अब जब फ्रांसीसी सरकार के द्वारा डुप्ले को फ्रांस में वापस बुलाया, तो उसके बाद फ्रांस सरकार ने गोडे हियो, एक अधिकारी था फ्रांस का, उसको पौंडीचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेजा। जो गोडे हियो था, ये काफ़ी अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, मतलब इतना विजनरी नहीं था, जिसके कारण ये अंग्रेजों के साथ समझौते की नीति के तहत वार्ताएं शुरू कर देता है। और जिस प्रकार से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले लगातार संघर्ष कर रहा था, संघर्ष की नीति को छोड़कर गोडे हियो अंग्रेजों के साथ समझौते की नीति को अपनाता है और वार्ताएं प्रारंभ कर देता है। अब जब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य वार्ताएं प्रारंभ हो जाती है, तो उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है एक तरीके से, पौंडीचेरी की संधि होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संधि है पौंडीचेरी की संधि, जो कि दूसरे कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी। और पौंडीचेरी की संधि के तहत ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है। और जो इस संधि के प्रावधान थे वह इस प्रकार थे कि एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर दिया, माने अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के जो पहले से जीते हुए क्षेत्र थे उनको एक दूसरे को वापस कर दिया। और दोनों शक्तियों ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का संकल्प लिया। और उसके बाद तीसरा जो प्रावधान था वह ये था कि अंग्रेजों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो यहाँ पर पौंडीचेरी की संधि के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान रखे गए। इस प्रकार दूसरा कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है। अब हम समझते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध को। ये 1758 से और 1763 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे, परिणाम उसके बाद संधि होती है उसको भी हम समझेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वह यूरोप में बनती है, क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है जो कि 1756 से और 1763 के बीच चलता है। चूँकि 1754 में दूसरे कर्नाटक युद्ध के तहत पौंडीचेरी की संधि हुई थी, जिसमें युद्ध विराम की घोषणा हुई थी भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। लेकिन यूरोप में फिर से ऐसी स्थिति बन जाती है जिसका विस्तार ही तीसरा कर्नाटक युद्ध माना जाता है। अब इसमें यूरोप में स्थिति इस प्रकार से बनती है, यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया, एक देश था प्रशा। इन दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है, युद्ध हो जाता है। अब इसमें ऑस्ट्रिया का जो साथ है वो फ्रांस देता है और अंग्रेज है वो प्रशा का साथ देते हैं। तो यहाँ पर फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया यूरोप में। अब चूंकि दोनों ही शक्तियाँ भारत में भी है, तो भारत में भी इसका विस्तार के रूप में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तीसरे कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण रहा वो ये था कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा 1758 में भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए एक सेनापति, जो कि फ्रांसीसी सेनापति है जिसका नाम है काउंट डी लाली, उसको फ्रांसीसी सरकार के द्वारा विशाल सेना के साथ भारत भेजा जाता है। और उसके बाद जब फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली भारत में आता है तो वह अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लेता है और तंजावुर पर घेराबंदी कर लेता है। लेकिन उस समय तक चूंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज बंगाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर कब्जा कर लेने के कारण अंग्रेजों की स्थिति है वह मजबूत हो जाती है। और इसी क्रम में अंग्रेज है वो एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर के लिए भेजते हैं। और चूंकि तंजावुर पर जो सेनापति था लाली, फ्रांसीसी सेनापति, उसने घेरा किया हुआ था। अब जैसे ही बंगाल से अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी तंजावुर पहुंचती है, उसके बाद काउंट डी लाली को मजबूरीवश तंजावुर से घेरा उठाना पड़ा।
तो यहाँ पर फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को तंजावुर में सफलता नहीं मिलती है। तंजावुर के बाद फ्रांसीसी सेनापति लाली जो मद्रास है, जो कि अंग्रेजों की बस्ती थी, उस पर घेरा डाल देता है और इसमें सहयोग लेता है हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी, जो कि जब डुप्ले ने हैदराबाद पर अपने जो करीबी था सलावत जंग, उसको नवाब बनाया था, तो वहाँ पर एक फ्रांस अधिकारी हैदराबाद के गवर्नर के रूप में, जिसका नाम था बुस्सी, उसको वहाँ पर हैदराबाद का गवर्नर बनाया था। तो तब से ही ये बुस्सी है वो हैदराबाद में गवर्नर था, लेकिन काउंट डी लाली मद्रास पर घेरा डालने के लिए इस हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को मद्रास बुला लेता है। तो बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने पर अंग्रेजों को लाभ हुआ इसका, और जो हैदराबाद का नवाब था सलावत जंग, वो अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, क्योंकि उसको मालूम ये पड़ गया कि इस समय पर अंग्रेजों का पलड़ा है वो फ्रांसीसियों से भारी है। अब उसके बाद लाली को मद्रास से घेराबंदी भी हटानी पड़ी। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी सेनापति था काउंट डी लाली, वो ना तो तंजावुर पर अधिकार पर कर पाया, ना मद्रास पर कर पाया, और जो हैदराबाद का जो नवाब था, जो कि पहले फ्रांसीसियों के समर्थन में था, वह भी अब अंग्रेजों के समर्थन में चला गया। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को लगातार असफलता पे असफलता मिल रही है। अब उसके बाद 1760 में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बोंडीवास का युद्ध। अब इसमें एक तरफ होते हैं अंग्रेज और दूसरी तरफ होते हैं फ्रांसीसी। अंग्रेजों की ओर से जो नेतृत्व करता है उसका नाम है सर आयरकुट। तो इस बोंडीवास के युद्ध में अंग्रेज है उनकी जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। और उसके बाद अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसी गवर्नर था बुस्सी, उसको कैद कर लिया, और पौंडीचेरी, माहे, जिंजी, जो कि पहले फ्रांसीसियों का अधिकार क्षेत्र था, उस पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। जब बोंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के अंतिम रूप से हरा दिया, तो भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत हो गया और इसका परिणाम संधि के रूप में आया। चूँकि तीसरे कर्नाटक युद्ध का जो पृष्ठभूमि बनी थी वह यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में बनी थी, और जैसे ही 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद पेरिस में, जो कि यूरोप में है, फ्रांस की राजधानी है, तो उसमें पेरिस की संधि होती है और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तो यहाँ पर तीसरे कर्नाटक युद्ध की जो संधि है वो पेरिस में होती है, इसको भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो 1763 में पेरिस की संधि की गई थी, तो उसमें जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे। पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि क्षेत्र की जो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिए, और फ्रांसीसी किलेबंदी नहीं करेंगे ये प्रावधान किया गया। सेना नहीं रखेंगे। अब जो फ्रांसीसी कंपनियां हैं और उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो केवल व्यापार कार्य कर सकती हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगी। और उसके बाद फ्रांसीसी शक्ति है वो भारत में स्वतंत्र रूप से समाप्त हो गई, क्योंकि जब उनके पास सेना नहीं रख सकते, किलेबंदी नहीं कर सकते और राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल व्यापार कर सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की जो भारत में स्वतंत्र शक्ति है उसकी पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है। और इस प्रकार से जो फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले ने भारत में नींव रखी थी वो पूर्ण रूप से उखड़ जाती है। अब यहाँ पर चूंकि फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है भारत में, तो यहाँ पर अब अकेले रह जाते हैं अंग्रेज। तो भारत पर अंग्रेज ही सर्वे सर्वा हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या रहे, क्योंकि अंग्रेजों से उन्हें पराजय प्राप्त हुई तो उसके कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, उनको हम समझते हैं। इसमें पहला कारण है कि अंग्रेजों की व्यापारिक एवं आर्थिक श्रेष्ठता। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज
व्यापारिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में अधिक मजबूत थे। दूसरा है कंपनी का स्वरूप। यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी का स्वरूप था वह सरकारी था, यानी फ्रांसीसी जो कंपनी थी वह सरकारी कंपनी थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। अब सरकारी कंपनी में निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आपको कोई भी निर्णय यदि लेना है तो उसके लिए सरकार का अप्रूवल चाहिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा अप्रूवल सरकार से आवश्यक नहीं होता। जो प्राइवेट कंपनी के अधिकारी हैं वही तुरंत निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में तुरंत लेने की क्षमता है वह अधिक होती है और सरकारी कंपनी में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है वो कमज़ोर होती है। अगला जो कारण है वह है जल सेना का कमज़ोर होना। फ्रांसीसियों की जल सेना है वह अंग्रेज़ों की तुलना में कमज़ोर थी, तो ये भी एक बड़ा कारण था। एक जो अगला कारण है वह है डुप्ले की वापसी। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आकर डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लेती है और उसके बाद फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की जगह पर गॉड हिये को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेजती है, जो कि एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। अगला जो कारण था वह था काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता, क्योंकि काउंट डी लाली इतना विजनरी नहीं था और उसकी जो नीति थी वह इतनी विजनरी नहीं होने के कारण उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार यहाँ पर लीडरशिप थी वह फ्रांसीसियों की कमज़ोर पड़ जाती है और अंग्रेज़ों की मजबूत हो जाती है। अगला कारण है अंग्रेज़ों की बंगाल पर विजय। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज हैं वह बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं। इससे उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक जो जीत है वह अधिक मजबूत हो जाती है और फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज अधिक मजबूत हो जाते हैं। अगला कारण है यूरोपीय राजनीति, क्योंकि यूरोप में राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल चल रहा था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही थी। तो वहाँ पर जो यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी राजनीतिक क्षेत्र में, वह भी एक कारण फ्रांसीसियों का हार का रहा। अगला कारण था अंग्रेजों में सहयोग की भावना, क्योंकि जो फ्रांसीसी अधिकारी थे उनमें इतना सहयोग की भावना नहीं थी, क्योंकि मॉरिशस का जो गवर्नर था और भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था, उनके आपस में मतभेद भी प्रारंभ हो गए थे, जबकि अंग्रेज़ों के मध्य ऐसे मतभेद उस समय पर नहीं थे। उनमें परस्पर सहयोग था। तो एकता की भी आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए। तो यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, लीडरशिप और एकता की दृष्टि से अंग्रेज है वो मजबूत थे और फ्रांसीसी यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं और यही फ्रांसीसियों की असफलता के कारण होते हैं। अब हम इस लेक्चर से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? ऑप्शन ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। ये प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने इस लेक्चर के अंतर्गत हाल ही में पढ़ा था कि फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था और ये कारखाना 1668 में लगाया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए हो जाएगा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ तो युद्ध दे रखे हैं, कर्नाटक के युद्ध, और दूसरी तरफ संधियां दे रखी है। ए में दे रखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध और उसके सामने है संधि एक्सला-सैम्पल की संधि। तो जो ए है वो सही सुमेलित है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में एक्सला-सैम्पल की संधि हुई थी, तो ये सही सुमेलित कर रहा है। बी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध और इसके सामने है पौंडीचेरी की संधि, तो ये भी सही है, क्योंकि हाल ही में हमने लेक्चर में पढ़ा था कि द्वितीय कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति के बाद पौंडीचेरी की संधि हुई थी।
तो यहाँ पर बी भी सुमेलित कर रहा है। सी में दे रखा है तृतीय कर्नाटक युद्ध और सामने है पेरिस की संधि। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में पेरिस की संधि हुई, ये भी सही सुमेलित कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा आंसर बी है, यानी 1, 2 और 3, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधियां सही सुमेलित कर रही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी दे रखा है और इनमें बॉर्डीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध और प्लासी का युद्ध है। हाल ही में हमने लेक्चर में बॉर्डीवास का युद्ध भी पढ़ा था और अंबर का युद्ध भी पढ़ा था। हालांकि इस लेक्चर में प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध नहीं पढ़ा है, जो कि आने वाले लेक्चरों में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो अंबर का युद्ध है, तो अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में, ठीक है। और उसके बाद प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध भी लड़ा गया था 1757 में। और उसके बाद बॉर्डीवास का युद्ध, तो बॉर्डीवास का युद्ध इसी लेक्चर के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। तो बॉर्डीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में। और उसके बाद बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1765 में। तो यहाँ पर पहले अंबर, फिर प्लासी, फिर बॉर्डीवास और उसके बाद बक्सर। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बी, अंबर, प्लासी, बॉर्डीवास, बक्सर, जो कि इनकी तिथियों के अनुसार हमें सुमेलित करना है। तो ये जो प्रश्न है वो IAS प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से युद्ध के कालानुक्रम के संबंध में भी प्रश्न आ जाते हैं, जो हमें याद रखने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। इसका मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए लुई 14 के शासनकाल में, बी लुई 13 के शासनकाल में, सी लुई 15 के शासनकाल में, डी लुई 16 के शासनकाल में। तो जब हमने फ्रांसीसियों का आगमन के संबंध में शुरुआत की थी, तो उस समय पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के संबंध में भी चर्चा की थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। और 1664 में जब स्थापना हुई थी, तो उस समय वहाँ के जो शासक थे फ्रांस के, वह थे लुई 14। तो ये भी हमने उस समय अध्ययन किया था। तो यहाँ पर ये प्रश्न सीधे सीधे आ गया। तो लुई 14 इसका आंसर होगा, क्योंकि उस समय पर सम्राट था जो फ्रांस का, वह लुई 14 था। ऑप्शन ए सही होगा। ये प्रश्न UPPCS मेंस 2014 में पूछा गया है, यानी जो यूपी की स्टेट PCS परीक्षा होती है उसका प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, सी कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध, डी अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना। ये प्रश्न BPSC प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया है, BPSC यानी बिहार PCS परीक्षा। तो इसका जो आंसर है वो डी है, क्योंकि आपको मालूम है जब आपने इस लेक्चर को अध्ययन किया था, तो शुरुआत में जब प्रथम कर्नाटक युद्ध को हम पढ़ रहे थे, तो उसमें तात्कालिक कारण को भी हमने पढ़ा था, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम कैप्टन बॉर्नेट था, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और तात्कालिक कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का यही रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस लेक्चर का अध्ययन करने के पश्चात आपको ये मालूम हो गया होगा कि IAS और स्टेट PCS परीक्षाओं में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उनको हम इस लेक्चर को अध्ययन करने के बाद किस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। तो आने वाले जो IAS और PCS परीक्षाएं हैं, उनमें भी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे, यदि हमने इस लेक्चर को सही से पढ़ लिया तो यहाँ से हम अच्छे से हल कर सकेंगे। इस लेक्चर के माध्यम से आपको इतिहास के संबंध में काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।